हाँ जी, नमस्कार। आज अपने टेस्ट 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इसमें आपको आप ये मान लो मोस्टली बच्चों के जो चीज नहीं याद होती, आज मैं 2-3 वो कंसेप्ट आपको याद करवाऊंगा टेस्ट के सॉल्यूशन के बहाने। इस टेस्ट में ही है। जैसे अपने एक बात करें, वो जलवायु 10 जलवायु प्रदेश बहुत ज्यादा हम वर्क करने के बाद भी भूल जाते हैं। आज अपने उसमें दाव पेच लगाएंगे, अच्छे से याद हो जाएगा और भी काफी चीजें। दूसरी बात, कल वाली क्लास में जो कईयों को दिक्कत आ रही थी, अपने जो लास्ट क्लास थी निःशुल्क बैच वाली, तो उसमें आपको दिक्कत आ रही थी कि उसमें इंग्लिश, वो यूट्यूब ने अपडेट किया है, अपना कोई दोष नहीं है। तो वहां सेटिंग में जाकर अपने जो उसकी क्वालिटी कम ज्यादा करते हैं, वही लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, तो वहां आप इंग्लिश की जगह हिंदी कर लेते, बस कोई दिक्कत नहीं थी। तो यूट्यूब ने मेरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर अच्छा लग रहा था, पर उसमें फिर मेरी आवाज तो सुन ही नहीं रही थी, फिर मुझे ज्यादा जोर से बोलना पड़ता, ये होता। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। अपना 4 टेस्ट, और ध्यान रखना इसके 1 सप्ताह बाद, शायद 6 दिन बाद है, पिछले चारों टेस्ट को अच्छे से रिवीजन कर लेना। रिवीजन टेस्ट होगा, आप फील करेंगे कि उसमें मैं पूरा दमखम लगा दूंगा। हालांकि इससे पहले वाले टेस्ट भी आपको दिक्कत ही आती है करने में, लेकिन अभ्यास ऐसा होना चाहिए। आज ही मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, तो भले ही आप ये मान लें कि मैं आलोचना कर रहा हूं, 1 या 2 दिन बाद कोई टेस्ट है ना, वो अभी मत दो। आप 1-2 दिन बाद वाला टेस्ट दे रहे हो तो इसका मतलब आप गलत ट्रैक पर चल रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। मैं देख रहा हूं 2-2 दिन बाद जो टेस्ट सीरीज है उसमें 5-5, 7-7 टॉपिक हैं, और मेरी टेस्ट सीरीज, मैं नहीं ये कह रहा कि मेरे को ही ज्वाइन करो अपनी टेस्ट सीरीज को। मेरी टेस्ट सीरीज में उतने ही टॉपिक आप 3 दिन में नहीं पढ़ पा रहे थे, अपन ने उसके 5 दिन कर दिए, क्योंकि साथ में सब्जेक्ट भी तो चलना चाहिए ना। 2 दिन बाद आपका सब्जेक्ट का भी टेस्ट है, जीके का भी, आप कैसे मैनेज करेंगे? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी वो समय नहीं आया कि 2 दिन बाद कोई टेस्ट, 1 दिन बाद कोई टेस्ट दिया जाए। अगर वो आप दे रहे हैं तो आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए और एग्जाम के लिए नहीं। मैं सीधा सा आपको बता देता हूं, ठीक है? आपको लगना चाहिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मेरे को पता है मेरा कल टेस्ट है, आज मैं पढ़ के टेस्ट दूंगा, मेरे नंबर आएंगे ही आएंगे। 5 दिन 4 दिन गैप होगा टेस्ट में, 3 से 5 दिन का गैप, कम से कम 5 दिन का, 4 दिन का गैप है, तो आप 2 बार चीजें पढ़ लेंगे, अच्छे से वो समझ लेंगे, ठीक है? इस आप उम्मीद है बात को समझ रहे होंगे। चलिए, ये जो है टॉपिक, ये बड़ा दुखदाई रहता है बच्चों के लिए। अपने इसको पहले तो बात इस पे करते हैं, 10 जलवायु प्रदेश जो है इसको अभी याद करेंगे। पहले यहां प्रश्न क्या था, कृषि जलवायु प्रदेश व जिले में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अभी आपने जिनके याद है उनके तो याद ही हैं, और दूसरा प्रश्न ये था। और एक प्रश्न आजकल देखो ट्रेंड है, 3 जगह ऐसी जहां से प्रश्न आने की, 3 जगह, एक जगह ये, एक जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण कोपेन वाला, प्रयास करें कि थॉर्नवेट वाला भी अब याद कर लिया करें, क्योंकि कोपेन वाला वो पूछता आ रहा है, थॉर्नवेट भी पूछना शुरू करेगा। और एक मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स वो वाला, वर्टिसोल्स, एल्फीसोल्स वो वाला वर्गीकरण 5 भागों में। ये कृषि का 10 जलवायु जो प्रदेश है इनका। यहां से प्रश्न 3 में से 2 प्रश्न हर पेपर में आते ही आते हैं, 3 पार्ट में से। चलिए, और मिट्टियों वाला जिस दिन होगा मैं आपको याद करवाऊंगा। चलिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। छोटा सा अपने इधर राजस्थान बना लेते हैं, जैसा भी अपने से बनेगा प्रयास कर लेते हैं भाई, ठीक है? और राजस्थान, चलो इसे व्हाइट से ही बना लेते हैं, दूसरे से लिख लेंगे। जैसा सा अपने से बनेगा, कोई काम चलाऊ सा बना लेते हैं अपने। ये छोटा सा यहां लगा लेते हैं कट। अच्छा, सारा ही कट होगा क्या? एक सेकंड, सारा ही कट हो रहा है तो भाई। मैं सोच रहा हूं कि पतंगाकार आकृति सी बन जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। ऐसा सा राजस्थान है, आप काम चला लेना इस राजस्थान से, ठीक है?
और इसके 10 पार्ट बनाने हैं। देखो कितने प्रदेश हैं, 10 जलवायु प्रदेश है। कितने हैं, 10 जलवायु प्रदेश। इसको अच्छे से समझ लिया ना आज, फिर क्योंकि अपने आप ये देखे टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में कितनी चीजें आपकी क्लियर करवा रहा हूं, तो टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन को जरूर देख लिया करें। कुछ बच्चे सीधा सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, आप टेस्ट देने के बाद अगर सॉल्यूशन देखते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कारण क्या है कि जब आपका पेपर में प्रश्न गलत हुआ और उसके बाद आप जब व्याख्या देखने आएंगे तो मैं आपको कारण बताऊंगा, तो आप कारण सहित करेंगे तो बहुत शानदार हो जाएगा मेरे ख्याल से, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। देखिए हम इसके कॉर्नर बनाते हैं। पहले सबसे पहले कॉर्नर को हम क्लियर करेंगे। एक कॉर्नर, ये लास्ट वाला 2 कॉर्नर, हम सिर्फ इसके कॉर्नर पर जाएंगे, और एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, 4 1 2 बीच चारों कोने। यहां पर जो होगा उसका नाम है IA, यहां पर जो है उसका नाम है IB। अब तीनों कोनों पर BB है, और यहां से आप इसको यहां तक ही मान ले, ठीक है। और इसका नाम है 3B और इसका नाम है 4B। पहले तो आप जिले अपने आप इसमें शामिल कर लेंगे। हम पहले अपने इसको क्या करते हैं, इसको याद करते हैं इन चीजों को, कि इस कॉर्नर वाला जो है, इस कॉर्नर वाले का नाम है 1A 1B 3B 4B। इसका मतलब 2B गायब है, उसको हम ढूंढेंगे। यहां 1A है 1B है, और इनके बीच में जो होगा उसको हम कहेंगे I या 1C। जैसा भी आप I बोलो या 1 बोलो, वैसे 1 है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ABC ABC, जिले देखना चुटकियों में याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, B और C के साथ वाला क्या होगा, 2, इसको अलग अलग कलर दूं क्या, अगर आपको ठीक लगेगा तो। यहां पर 2A कर लेते हैं, ठीक है। और इसको अगर इतना इतना कट होगा क्या, इतना कट नहीं होगा ये, तो अपने क्या करते हैं, इधर से ये वाले को इधर नाम दे देते हैं, और ये जो है इसको अपने अलग यहां पर नाम दे देते हैं। 1A के नीचे 2A के नीचे 2B हो जाएगा, 2A के नीचे 2B हो जाएगा। अब फिर 3B वहां आ गया, ठीक है। और यहां पर जो होगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 2 5 6 7 8, 2 प्रदेश रहे हैं। एक प्रदेश हो जाएगा सेकंड A B। अब बचा कौन है, 4B हो गया, तो यहां वाला क्या होगा 4A। यहां वाला जो प्रदेश होगा इसका अपने कलर अगर चेंज करें, ये वाला करें, तो ये हो जाएगा 4A, ठीक है। फिर जो बचा हुआ एरिया होगा, हो सकता है ये एरिया थोड़ा सा अलग बन गया हो, तो उसको कर लेंगे। 10 भाग हैं, भी शेप में मैंने कटिंग गलत कर दी हो, जिले आपको याद करवा दूंगा, निश्चिंत रहें। अब अपने कोई अलग कलर लेके इसमें जिले लिखने का प्रयास करेंगे, और ये शायद रेड वाला नहीं तो रेड वाला ठीक है, ठीक दिख जाएगा आपको। अब मैं आपको लाइन वाइज जो जिले, पहले नंबर पे 1A वाला एरिया जो है, 1A वाला, इसमें आप मूल जिला बाड़मेर रखें, बाड़मेर के साथ नया बना जिला फलोदी रखें। बाड़मेर के साथ क्या रखोगे, इधर तो चलो व्हाइट से लिख लेते हैं, फलोदी लिखोगे। बाड़मेर फलोदी ये वाला एरिया, जोधपुर ग्रामीण कट गया तो वो कुछ जोधपुर का एरिया इसमें आ जाता था, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। और ऊपर ही ऊपर इसको अलग से नाम भी देंगे हम, 1B, ऊपर वाला B है, तो वहां पर हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया आ जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया आ जाएगा, ठीक है भाई। और C बीच वाला हो गया। देखो C वाले में आप JCB याद रखना,
इधर सी है और सी वाले में सी, जे से हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर, सी से हो जाएगा चूरू, चूरू सी से, और बी से हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। ठीक है, इनको याद रखना है आपने। अब जो ये वाला एरिया है इसको हम कहेंगे शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान। इस एरिया को हम, आप सिंचित याद रखना, सिंचित क्षेत्र, क्योंकि नहरी इलाका है। मैं बताऊं दो तरह से प्रश्न आ जाते हैं। एक तो आ जाता है निम्न में से कौन सा जिला, ये दे देगा ये नाम, 2A, 1A, 3A, 4A, 4A में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वो पूछेगा 3A में निम्न में से कौन सा जिला है, 4 में कौन सा, 1A। दूसरा जिलों के नाम देकर पूछ लेगा निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में, कौन सा शुष्क पश्चिमी मैदान में। इनको भी याद रखने का तरीका आपको बता दूंगा, थोड़ा धैर्य रखें। और फिर हम अगर इसकी बात करें, इस वाले पोर्शन की, इतने की, जैसलमेर, बीकानेर। अब क्यों भाग रहे हो? अब बात आ गई आईसी की, JCB। सी से जो है तो सिंचित, लेकिन उससे थोड़ा कम सिंचित है, उससे ये सिंचित है, ये उससे थोड़ा कम सिंचित है, लेकिन है ये कौन सा, अति शुष्क, कम सिंचित। ठीक है, उससे थोड़ा सा। अब देखो नीचे वाला, यहां ये शुष्क है और यहां ये सिंचित है, और बीच वाले में शुष्क को कर दो अति शुष्क, शुष्क की जगह हो जाएगा अति शुष्क, और सिंचित की जगह हो जाएगा कम सिंचित। लो 3 आ गए आपके, उम्मीद है 3 आप समझ गए होंगे, इनको याद कर लोगे आप। फिर बात आती है बीच वाले दोनों की। ये दोनों नदी वाले हैं, आप इसको मान सकते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र, अंतः प्रवाह मैदान। जैसे इसमें अगर जिलों की बात करें तो जिले मैं यही लिख देता हूं, आप याद कर लेना शेखावाटी प्रदेश के, शेखावाटी प्रदेश के समझते हो ना, सीकर, झुंझुनू, नागौर, वो वाले एरियाज, शेखावाटी क्षेत्र के, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू तो हमने इधर ले लिया। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अब फिर बात आती है सेकंड बी में कौन सा है। सेकंड बी में है लूणी का प्रवाह, इसको जलोत्प्लावन ऐसा करके जल के नाम से भी आता है, क्योंकि अंतः प्रवाह वाली जो नदियां हैं ना, बेसिकली मान लो हम गगर की बात कर लें, और इसके आसपास जितनी भी कोई साबी है या जो भी जो नदियां हैं यहां पर काफी रहती है, काकड़ी आ जाती है इधर अंतिम प्रवाह में, लेकिन इसका नाम अंतः प्रवाह या जलोत्प्लावन है। ठीक है, जल वाला नाम एक ध्यान रखना, शेखावटी वाला एरिया। ठीक है, फिर लूनी वाला एरिया में, लूनी वाला एरिया जो यहां पर मैं लिख लेता हूं, सेकंड बी लिख देता हूं, जिसमें आप जिलों की बात करेंगे जालोर, पाली, और एक लिख लो सिरोही। अब ध्यान देना, गाइडों में सिरोही जिला 4A में मान लिया जाता है, ध्यान से सुन लेना, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी, अगर हम कल को ऑथेंटिक सोर्स भी लगाते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार सिरोही जिला जो है फॉर सेकंड बी में आएगा। इसको लूणी प्रवाह भी कहेंगे, और इसके अगर जिलों का पूछा जाए तो ये जिले इसमें आ जाएंगे 4B में। 4A में बार बार अभ्यास करोगे आपको याद होगा। फिर जब हम इसको याद कर रहे हैं तो हमने याद किया था, आपको ध्यान हो, पशुपालन वाला अपने था, तो शेखावटी वाले एरिया में कौन सी भेड़ पाई जाती है ये बताओ। शेखावटी वाले एरिया में कौन सी भेड़ पाई जाती है, चोकला पाई जाती है ना शेखावटी में। अगर पशुओं में बात करें तो कौन भेड़ की प्रजाति कौन सी है, चोकला, ये प्रश्न आता है। और शेखावटी एरिया को कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में, सेकंड ए में, क्योंकि ये तीनों फर्स्ट के हो गए, बीच वाले सेकंड के हो गए, और ये दोनों थर्ड के हो गए। ये देखो, ये थर्ड ए हो जाएगा, ये थर्ड बी हो जाएगा। ठीक है, और बीकानेर की चोकला किसको कहते हैं,
वो आप चलो यहां नहीं लिखूंगा, फिर एक जगह सी हो जाएगी। बीकानेर की चोकला मगरा को कहते हैं, तो मगरा बीकानेर में पाई जाती है, सिखाव की एरिया में चोकला पाई जाती है। ऐसे एक एक दो दो नस्लों को इनके साथ इंक्लूड कर लिया करो कि यहाँ जलवायु प्रदेश। अब देखो और याद करने का बढ़िया तरीका कि इस एरिया में जलवायु प्रदेश ये है। मिट्टियों के वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको वर्टिसोल्स कहाँ मिलेगा, यहाँ वर्टिसोल्स मिलेगा आपको, वर्टिसोल्स मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है। फिर जब आप पढ़ोगे कोपेन के जलवायु प्रदेश में तो आपको यहाँ एडब्ल्यू जलवायु मिलेगी, एडब्ल्यू प्रकार की कॉर्न उसके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। और जब आप कृषि वाले 10 क्षेत्रों में पढ़ेंगे तो यहां पर जो कृषि वाला क्षेत्र आएगा उसको 5 नंबर दिया गया है नंबरिंग में। और इसमें हम किसको रखेंगे, दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश। नाम इनके मैं बता दूंगा लॉजिकली कैसे याद रखेंगे, अभी एक बार इतना आपको ध्यान रखना है। अब 4A में कौन सा जिला आएगा, 4A में राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। जो ऑथेंटिक बुक्स में जिलों के नाम है मैं उतने उतने लिखूंगा। फिर आता है 4B में, 4B में आप रखोगे उदयपुर, नया जिला बना सुलुम्बर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये रख सकते हो आप। उदयपुर मतलब नीचे वाला एरिया, इनके नाम भी देखना किस तरह से होंगे। और ये 5 नंबर में आप रख लोगे कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, उनको यहां रखोगे। अब यही कर लेना आप, अगर जलवायु उसमें कोपेन वाले जलवायु प्रदेश में पढ़ेंगे तो एडब्ल्यू प्रकार की, मिट्टियों के वर्गीकरण में पढ़ेंगे तो यहां वर्टिसोल्स पाई जाती है, वर्टिसोल्स पाई जाती है। ये सारे मैं करवाऊंगा ना जब आपको अच्छे से एक एक टॉपिक करके जब इनका नंबर आएगा तब अच्छे से और याद हो जाएंगे। एक बार क्या करें, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक को पढ़े ना, उस जगह पे अगर आपके सिलेबस के किसी टॉपिक की कोई चीज आती है तो एक आध चीज वही याद कर लिया करें। जैसे यहां जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडब्ल्यू प्रकार की ये जलवायु है, मिट्टी यहाँ वर्टिसोल्स है जब वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। और यहाँ पर कृषि वाला क्षेत्र जो 5वां है वो पूछ सकेगा कोटा में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश, 5 4 नंबर, या कोटा कौन से में आता है, इस तरह से। फिर आता है 3B। 3B में जब हमने पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण, तो एकीकरण में ABCD जो जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर भी इसके साथ है, ये सारे के सारे जो इधर वाले किनारे वाले जिले हैं इनको 3B में रखा जाता है। अब जो जिले बच गए वो सारे के सारे आपके किसमें आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3A में। 3A में जिले जो आने वाले हैं जयपुर है, टोंक है, वो सारे, अजमेर, देखो A से ना अजमेर ले लेना आप मूल जिला, अजमेर। अब ए के बाद जय आ रहा है तो यानी कि जयपुर भी यहीं आएगा, ठीक है, टोंक भी यहीं आएगा, तो ये जिले 3A में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो, इसको पक्का आपने याद कर लेना है, फिक्स रूप से याद कर लेना इसको। और ये वही संतवीर सर की तरफ से दिया गया आपको एक शानदार कैप्सूल है, अगर इसको आप याद कर लोगे तो मैं कहता हूं प्रश्न बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है कि इसका शुष्क मैदानी है, इसका सिंचित है, इसका अति शुष्क कम सिंचित वाला है, इनके क्या नाम, इनका अंतः प्रवाह वाला है और इसका लूणी प्रवाह वाला नाम है। फिर बचा, देखो इन तीनों को याद करना आसान है, इन तीनों को, ये वाला एरिया ये बांटे अगर इसको, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, इन तीनों को हमने नाम देना है आर्द्र। ये भी आर्द्र है, ये भी आर्द्र है, और ये वाला है उप आर्द्र, आर्द्र आर्द्र उप आर्द्र। अब ये जो आर्द्र है दक्षिण में है, चूंकि ये, इसको दक्षिणी आर्द्र प्रदेश कहेंगे,
ये दक्षिण और ये पूर्व दिशा है, तो इसको दक्षिण पूर्व आर्द्र प्रदेश कहेंगे। और ये इन दोनों वाली मतलब आर्द्र से थोड़ा कम वाला, तो इसको उप आर्द्र कौन सा, दक्षिणी उप आर्द्र। ये दक्षिणी आर्द्र है, इसके ऊपर वाला दक्षिणी उप आर्द्र है, और इधर वाला दक्षिण पूर्वी आर्द्र प्रदेश है। ठीक है, और ये दोनों मैदानी प्रदेश आएंगे। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया, ये दोनों मैदानी प्रदेश के नाम से, पूर्व वाले मैदान ये दोनों पूर्व, ये 3 दक्षिण के नाम से, ये 2 पूर्व मैदान के नाम से हैं, और ये तीनों पश्चिमी के नाम से हैं। पश्चिमी वाले के नाम से एक को छोड़ के ये 2 नदियों वाला एरिया, ये अंतः प्रवाह का और ये लूनी बेसिन का। इनको इस तरह से भी, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। कितनी बड़ी होगी ये बाकी कंसेप्ट जो है 20 मिनट में मतलब आपके जलवायु क्लियर होगी, एक बात है। तो टेस्ट में मैं एक आपका इस तरह से आपको याद करवाया करूंगा चीज कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब 20 मिनट में आपके जलवायु प्रदेश, इसके कृषि प्रदेश रटेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश व जिले में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 2B में पाली, तो 2B एक वाली सीरीज के साथ वाला 2B था, जिसमें 2B में याद रख लेना आपने लूनी वाला एरिया है। ठीक है, तो पाली है, जालोर है, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे इसी में। ठीक है, IC जैसे जैसे JCB, ठीक है, ये सही है। और 3B में धौलपुर, हमने अगर कॉर्नर भी याद करें तो एक कॉर्नर पे IA था, ऊपर वाले कॉर्नर पे IB, इधर वाले कॉर्नर पे 3B, और नीचे नीचे वाले कॉर्नर पे 4B था। यानी कि इधर राजस्थान के इस तरफ जब वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली वाला एरिया, यानी कि ये भी ठीक है। तो ये पूछ रहा है 4B में झालावाड़, तो 4B तो नीचे ही नीचे था, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सुलुम्बर हम उनको रखते हैं। और इसमें आप भाई ब्यावर वाला एरिया भी थोड़ा सा आप रख लोगे लूनी वाले एरिया में। ठीक है, तो झालावाड़ कौन से में आ जाएगा, झालावाड़ जो है वो आ जाएगा भाई 5 नंबर में, कोजा बाबू वाले में। और इसका अगर नामकरण हम करें तो ये हो जाएगा आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी बाग। ठीक है, आर्द्र वाला इस तरह से आपने, तो ये मिस्टेक हो गई क्योंकि 4B में तो जिले दूसरे हैं, ये जिला नहीं है। अब समझ आ गया तो ये करना आसान हो जाएगा। चलिए दूसरा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन नया जिला इसमें डाल दिया गया है, किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए हैं। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, इंग्लिश में भाई नाम दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उप आर्द्र, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और आसान हो गया। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती, मैं आसान वे में तो पढ़ा ही रहा हूं इसमें तो, और आप क्या करना, वहां सेटिंग में जाके ट्रांसलेट इंग्लिश लगा लेना, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उप आर्द्र वाला एरिया कौन सा था, जिसको हम कहेंगे 4A। उप आर्द्र वाले एरिया को क्या कहेंगे, 4A कहेंगे। 4A में कौन कौन से आ जाएंगे, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ठीक है, ये तो बार बार लिखेंगे तो आपके याद हो जाएगा, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ वाला एरिया। ठीक है, शुष्क मैदानी पश्चिमी प्रदेश, यानी कि ये हो जाएगा आपका IA वाला। अंतःस्थलीय जलोत्स्तरण वाला, ये आपके हो गया अंतः प्रवाह भी इसको कह सकते हैं। अंतः शब्द आते ही अंतःस्थलीय या अंतः प्रवाह, तो ये आपका शेखावटी वाला एरिया हमने अभी पढ़ा था, शेखावाटी वाला एरिया। तो जिसको भी याद करने में दिक्कत आ रही हो तो ये था। अति शुष्क आंशिक यानी कि कम सिंचित, ये था JCB वाला, और इसको हमने नाम दिया था IC। JCC चूरू IC में है। ठीक है, एक C में, आई क्या एक C में है। ठीक है, अति शुष्क वाला। तो इसने पूछा है सीकर, झुंझुनू, डीडवाना यानी कि शेखावटी वाला एरिया। देखो प्रश्न चाहे 2 का मैंने सॉल्यूशन करवाया, पर आपके एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप निश्चिंत रहा करो। मुझे इस बात की चिंता रहती है कि कहीं आपको ये ना लगे कि सर क्लास बड़ी लंबी हो जाती है, टाइम पास, और ये ऐसा मैं कुछ, मेरा मकसद ये है कि आपके चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखो जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने एक आध बार पेपर दिया है, एक दिन बाद उनका टेस्ट है और ऐसे टॉपिक वो पढ़ के एक दिन बाद जा रहे हैं, भले ही वो प्रश्नों को रटने के बाद वहां कर लें,
समझ नहीं है ना तो कोई मकसद नहीं है। और आप टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लेने के बाद टेस्ट, मेरे वाले टेस्ट अगर दोगे उसके बाद ये सॉल्यूशन करोगे ना, तो मैं कहता हूं आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपका किसी बिलीव किसी और पे है, जहां भी कर रहे हैं वो आपकी मर्जी, आपका वो मन है, आपका विश्वास है, कहीं से भी करें, है ना। तो धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंग्लिश जो है वो बी वर्जन साथ में उपलब्ध करवाया जाए। ये भी क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि के हैं, उद्योग के हैं, इनके नए डाटा रखने पड़ते हैं। तो 2024-25 में राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 267.67 लाख टन हुआ है। इससे पीछे वाला शायद ये था इनमें से कोई, तो ये 267 वाला ये करंट का प्रश्न भी है और कृषि का प्रश्न भी है। चलिए, कौन सा कथन असत्य है? और निश्चिंत रहे, अगर आपको करंट वाला मैटर नहीं मिल रहा, तैयार नहीं हो रहा, मैं कहता हूं करंट के लिए आपने क्रोनोलॉजी लेनी है, बहुत बेस्ट है। क्रोनोलॉजी में एक तो प्रादेशिक नाम से वो पैटर्न दिया होता है, उसको पढ़ लिया करो। जैसे जनवरी की क्रोनोलॉजी है तो उसमें दिसंबर के तथ्य होंगे, ठीक है, तो प्रादेशिक वाला। और एक खेल में या विज्ञान में कहीं भी राजस्थान की कोई जो चीज है तो वो उसको आप वहां पर भी देख लें, उससे पहले राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में चाहे मत देखा करें। कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, बहुत अच्छी बात, सही है। शुष्क पश्चिमी मैदान यानी कि आईए सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, वहां मैंने होल्ड रख लिया था, नहीं बताया था आपको। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान में 1961 में कृषि उपज मंडी अधिनियम पारित किया गया। ये सारी चीजें आपको तथ्य के रूप में देनी थी, मैंने इसलिए डाली है। और ये वाली बात असत्य है, क्यों? क्योंकि शुष्क पश्चिमी मैदान को नहीं, वो जो है ना आपका अति शुष्क जो सीमित सिंचित, जो कम सिंचित जो है, सीमित सिंचित वाली जो जगह है ना, यानी कि जिसको हम कहते हैं 1C जेसीबी वाले एरिया में, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर वाला जो एरिया है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि प्रदेश माना जाता है, ठीक है। तो ये शुष्क पश्चिमी मैदान वाला एरिया कौन सा है? ये बाड़मेर नया जिला बना जो फलोदी और उसके आसपास का जो भाग वो है। तो ये बात इसलिए असत्य हो जाती है। राज्य में बांस, आज के पेपर में 50 में से एक प्रश्न पर रिट लगी, ठीक है। रिट लगते ही जो है वो प्रश्न को डिलीट करना पड़ेगा भाई। मैंने मुख्य सचिव का पूछा था कि कौन से प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव थे, तो मेरे को ऑथेंटिक सोर्स किसी बच्चे ने उपलब्ध करवाया, तो वो मेरे पास, वो मेरे प्रश्न के ऑप्शन में नहीं था। आरपीएससी वाले हुई हमारे साथ। राज्य में बांस की खेती को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना है? तो ये बैं से बंबू मिशन, और बेसिकली अगर जिलों की बात करें, बांसवाड़ा और उसके आसपास के जितने जिले हैं वहां पर ये मिशन जो है वो देखने को मिलता है। अब आप एक काम करना, पीएमकेएसवाई और एनएचएम राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इन दोनों मिशनों को भी, वो प्रधानमंत्री वाला है ये ऊपर वाला, और ये बागवानी, इनको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ये आया हुआ प्रश्न यूआरओ वाले में था शायद। सोनालिका, गंगा सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादन किस्में किसकी हैं? ये गेहूं की किस्में हैं भाई, गेहूं की किस्में। अब आप एक काम करेंगे, आपको मैं साथ साथ काम दे दूंगा, जौ की कोई 2 किस्म याद कर लेना, ठीक है। मक्का की कोई 3 किस्म, जौ की 3, मक्का की कोई 2 किस्म, ज्वार की 2 किस्म। अभी जब टेस्ट देखो उसके जस्ट बाद आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हम रिवीजन टेस्ट तो रखेंगे, रिवीजन में पढ़ना ही है, तो ये जितने ऑप्शन में दिए गए हैं इनकी 2-2, 3-3 किस्में पढ़ लेना। पढ़ने का तरीका आपका इस तरह से होना चाहिए कि टेस्ट में जो ऑप्शन है, मैं जितनों का करवाऊं ठीक है, आप उनके की गेहूं की बता दी सर ने, ये सोनालिका, गंगा सुनहरी, चंबल 65, एक आध कोई और है गेहूं में इंक्लूड कर दो, और इनकी 2-3 किस्में याद कर लो। इस तरह से काम किया करो। चलिए, अब भेड़, ये किस्में बताई गई हैं, जो है भेड़ की बीकानेरी भेड़, गोवंश गिर है, ऊंट, सॉरी, भेड़ की सोनारी, हो जल्दबाजी, भेड़ की सोनारी, गोवंश गिर, ऊंट, बीकानेरी, बकरी, बर्बरी। अब आप क्या काम करना कि जो सोनारी भेड़ है इसका एक नाम और है, सोनारी का उपनाम, चनोथर कहते हैं क्या इसको, उपनाम हो गया, ठीक है। आप देखना कि चुनौतर इसी का नाम है या किसी और का नाम है, फिर इसकी कोई विशेषता, स्पेशलिटी,
फिर ये कौन से जिले में, कोई जिले वगैरह अगर हैं तो इनके, ठीक है। ऊंट में कोई स्पेशलिटी नहीं। गिर नस्ल की जो गाय है इसकी क्या विशेषता है और कौन से जिले हैं, क्या विशेषता, कौन से जिले हैं। मैं करवा दूं, क्लास बहुत लंबी हो जाती है, आपको पढ़ने के तरीके बताने हैं मैंने टेस्ट के माध्यम से। और बर्बरी की कहां और विशेषता, ये चीजें अभी कर लेना आप। और रिवाइज में दो दो तीन तीन नस्लें आप पढ़ोगे तब आप और कर लेना, क्योंकि जब आप एक साथ बकरी की सभी नस्लें पढ़ते हो ना, तो फिर उसके बाद भेड़ की सभी नस्लें पढ़ोगे तो फिर सारा कचरा सा हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप किया करो, जो चीजें ना सिमिलर होती हैं। कोई टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि एक के बाद दूसरा तथ्य अलग है, दूसरा तथ्य अलग है, चीजें ही अलग हैं, वहां कोई मेल जोल नहीं है, वहां एक साथ पढ़ा जा सकता है। फिर जब ऐसी चीजें होती हैं, हर चीज की कोई ना कोई स्पेशलिटी है, तो एक साथ उस टॉपिक को याद करना जो मेरे को मूर्खता लगता है। तो आप एक बार में, जैसे पहली बार में आप बकरी की 3 किस्मों को अच्छे से रट लेते कि अगर इसमें से प्रश्न आया तो, और मान लो फॉर एग्जांपल आपने बकरी की 3 किस्मों की कहां स्पेशलिटी वगैरह सब रट ली, 3 या 4 किस्मों की, किस्में तो ज्यादा है बकरी की, तो 3-4 की आप रट लो। अब भेड़ की, बकरी कोई भी, अब भेड़ की कोई स्पेशलिटी कि मान लो उसने पूछा कि व्हाइट ऊन किसकी है, उसने पूछा कि ऊन सबसे ज्यादा कौन देती है, उसने लंबा रेशा पूछ लिया, 3-4 भेड़ की किस्में ऐसी, इस तरह से रट लो कि अगर इनमें से कोई प्रश्न आया तो देखते ही हम पता चल जाए। और जो आपने पढ़ा उसके अलावा कोई प्रश्न आ गया, और 3 ऑप्शन तो वो है जो आपको पक्का पता है कि इनकी तो ये विशेषता है ही नहीं, नया जो ऑप्शन उसके अलावा होगा तो वो उत्तर हो जाता है। सारा कुछ याद करने के चक्कर में हम जो है, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उसको भूल जाते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं पेपर नहीं बिगड़ा। पंजाबी वालों की बड़ी समस्या रहती है, सर पिछली बार पेपर बहुत टफ आया था और हमें ये सुनने को मिल रहा है हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्या आगे हमें तैयारी। पंजाबी वालों की समस्या बता देता हूं, सर इतना टफ आएगा कि इसमें से कुछ आएगा ही नहीं, हम वो पढ़ लें वो पढ़ लें। मैं ये कहता हूं पेपर आगे कैसा आएगा पिछले पेपर को देख के कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सरकारों के अनुसार एग्जामिनर सब चीजें जो है बदलती हैं, ठीक है। पिछली बार जो सरकार थी आज सत्ता में है क्या, पिछली बार जो पेपर का स्तर था उसके बाद जो पेपर आए क्या सभी का स्तर वैसा है। पहले जो आसान आते थे अब टफ आ रहे हैं या आसान ही आ रहे हैं, जो पहले टफ आया था क्या उसके बाद उसी भर्ती का आसान नहीं है। मेरे सारे उदाहरण मेरे पास हैं कि पहले पिछले कई बार वो पेपर टफ आया लेकिन बाद में पेपर सेटर कोई और थे तो उन्होंने एवरेज पेपर बनाया। और ये फिक्स मत कर लिया करो, मैं कहता हूं किसी भी चैप्टर की 70% कॉमन बातें इस तरह से याद कर लो। अब जैसे मान लो भेड़ की आपके पास किस्में हैं कुल 8 है। आप चोकला याद कर लोगे, आप मगरा याद कर लोगे, आप नाली याद कर लोगे, आप पूगल याद कर लोगे, आप मालपुरा याद कर लोगे, आप खेरी याद कर लोगे, ठीक है। आपको किस्में बता दी मैंने। अब आपने 8 की स्पेशलिटी पहली बार में आपको कि हम याद कर लें, तो मेरे को यह तरीका ठीक नहीं लगा। मैंने सिलेक्शन से पहले मैं कैसे पढ़ता था कि मान लो मैंने 4 भेड़ों की किस्मों को अच्छे से रट लेना है, इसी तरह बकरी की 3-4 किस्मों को अच्छे से रट लेना है, दूसरों को मैंने हल्का हल्का देखना है। इनमें जस्ट वो कहते हैं ना कोके फिट करने, ट्रिक किस तरह से कि मान लो पहले मैं भेड़ की किस्में याद करूंगा कौन कौन सी नहीं है, तो मैं कहूंगा भाई चकला है, चकला कहां मगर पिया है, कादे नाड़ी दे मगर पिया है चकला, ठीक है। चकले दे उत्ते की बनाने हैं खीर खेरी, होर की बनाने हैं मालपुड़े बनाने हैं। वो खीर ते मालपुड़े कौन भेडां दे खाण वास्ते बनाने हैं, नाड़ी च पे हो, नाड़ी च होर की पिया सोना पिया, सोनाड़ी हो गई आपकी। तो पहले मैंने भेड़ की किस्मों को याद कर लिया इस तरह से। मैं मेरे जितने एक्सपीरियंस हैं इन व्याख्याओं में आपको डालता रहूंगा, आपने उस तरह से। आज भी वही बात करता हूं शिव खेड़ा की कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं, अपना तरीका बदल लो। आप जो सोचते हो ना वहां वालों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जाके एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। जो मेरे पास भीड़ आ जाएगी तो मेरा लालच बढ़ जाएगा, मैं पैसे कमाने की तरफ ध्यान दे दूंगा, तो फिर वो मसला जो है ना जो आपको चाहिए, फिर आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। भीड़ कौन सी, वो भीड़ जो एक ही तरीके से काम कर रही है, तो फिर वो जो है 2 दिन बाद 1 दिन बाद वाले टेस्ट के चक्कर से बचो पहले तो ये इस बात का ध्यान रखना। फिर पढ़ने का तरीका मेरा ये था,
आप एक साथ अगर इनको याद कर पाते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। मैं सामान्य बुद्धि वाला प्राणी हूं, जो ग्रेस लग लग के पास हुआ हूं, सीधा सा बता दूं। लेकिन मेरे पास टेक्निक ऐसी थी कि मैंने 8 महीने में स्कूल लेक्चरर एग्जाम को फतेह कर लिया था, पंजाब लेक्चरर एग्जाम को फतेह कर लिया था। तो वो मेरे पास तरीके हैं। मैं बता दूं, मेरे से विद्वान लोग बहुत बैठे होंगे, पर मैंने रीट में कहा था कि 20-22 दिन में रीट को पास करने की मैं हिम्मत रखता हूं। हमारे परिवार की बच्चियां 20-22 दिन रही हैं, तो मैंने वादा किया था कि जितना पढ़ाऊं, जैसे पढ़ाऊं, पेपर पास करवा दूंगा, बस उतना पढ़ लेना, बस भरोसा करना पड़ेगा आपको। आज थोड़ी सी बातें ज्यादा मेरे को लगता है हो गई हैं, पर ये बातें आपको बतानी भी जरूरी है। मैं अपने अनुभव या पढ़ने के तरीके ना ही बताऊंगा तो कैसे होगा। और आपके जो आप सुझाव देते हो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाना महाद्वीप को जल्दी शुरू कर दूंगा। डेयरी व खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान एकमात्र वो संस्थान है डेयरी व खाद्य विज्ञान, ये उदयपुर में है भाई। इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ऐसे संस्थान हम देखते हैं कहां पर, जयपुर वगैरह में, जोधपुर वगैरह में, लेकिन ये थोड़ा हटके था। मालवी व सांचोर किसकी नस्ल है? शायद इसको कांकरोज भी कहते हैं, है ना, सांचोर वाली को कांकरोज भी कहते हैं। ये गाय की नस्लें हैं। तो अब क्या करना, इन दोनों की जो जो स्पेशलिटी है, जो जो विशेषता है, इन प्रश्नों के माध्यम से याद कर लो। और एक बात और कह देता हूं, इनको अच्छे से रट लेना। इनका रिवीजन टेस्ट होगा ना, रिवीजन टेस्ट जो होगा ना, तो मैं इन्हीं में से दूंगा, और दावा करता हूं 70% से ऊपर नहीं हल होने दूंगा। चैलेंज है, चैलेंज के साथ आ जाना, मैदान में उतर जाना। बकरी है, भैंस है, भेड़ है, इनकी जो है नस्लों की स्पेशलिटी आप थोड़ा थोड़ा। सबसे ज्यादा वसा वाली कौन सी भैंस होती है भाई, बताना थोड़ा सा कमेंट करके। वीरा, नार और वर लक्ष्मी उन्नत किस्में है कपास की। अब क्या करना, वीरा और वर, वर वीरा ही बनता है, ठीक है। वीरा जो है वही वर बनेगा, जो भाई होगा। वीरा पंजाबी च कहंदे भरा नूं, ते वर जेड़ा भैन तां बनदी नहीं, भरा ही बनदा हुंदा, वीरा ही बनदा हुंदा। और ये कपास की किस्म है। अब इनमें से ये दो की किस्में आ गई, कोई गन्ने की एक आध, क्योंकि राजस्थान में आजकल गन्ने की खेती जो है तो दोबारा से शुरू हुई है, तो गन्ने की एक दो किस्म जरूर याद रख लेना भाई। 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु संसाधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर वो है अपने यूपी है। और राजस्थान में जीसीबी, ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये पूछा जाता है बढ़ते से घटते क्रम, घटते क्रम में अगर लिखना हो, घटते क्रम में, तो सबसे पहले जी आ जाएगी, बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि गोट। सी से क्या आ जाएगी? काऊ। ये हो गई गोट, ये हो गई काऊ। अच्छा मैंने हिंदी में लिख दिया ना, ये हो गई बोफेलो, 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 कुछ भी लिख दो। अच्छा ये GOAT होता है क्या? COW होता है क्या? BOFF होता है क्या? ठीक है, कुछ भी हो। और ये आप याद रख लेना, सबसे ज्यादा यानी कि राज्य में बकरियां हैं, दूसरे नंबर पे गाय हैं, तीसरे नंबर पे भैंसियां है कि बेटियां की नरेगी। तो ये था मेरे हिसाब से, यही था JCB, मैंने उस समय याद किया हुआ था। तो बढ़ते से घटते क्रम में सबसे ज्यादा गाय जो गोट है, फिर काऊ है, और फिर उसके बाद बफलो है। निम्न में से असत्य कथन है। ये कुछ कथन दिए गए हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान देश के कुल पशुधन का 10.8% भाग है। यही आप फिर याद रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है उसके आसपास ये मिलेगा। राजस्थान में जब आप वन पढ़ोगे तो आपको 9.60 मिलेंगे। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो आपको कितना 10.60 या कितना मिलता है, उसके ये पशु गणना। तो इस तरह से इन आंकड़ों को एक साथ सेट करके जरूर पढ़ लिया करो। 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन में 1.61% की वृद्धि नहीं है, ये कमी हुई है भाई। क्या हुई है? कमी। तो ये असत्य कथन है। राज्य का पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक बकरियों की संख्या, बकरियां बाड़े में है, और सर्वाधिक भैंसियां कहां है? जयपुर में है। टोंक में भी बहुत भैंसे हैं, जयपुर, टोंक, ये 12 वाला एरिया। निम्न में से असंगत युग्म है। यहां से लगते हैं, कड़कनाथ मुर्गा साउथ वाली नस्ल जो है, मालानी घोड़े की है, लोही बकरी की है, खेरी भैंस की नहीं है,
भेड़ की है। भेड़ का तो फिक्स ही पक्का याद रख लेना भाई, भेड़ के लिए क्या, एक चकला लाए, चकले पंजाबी वाले समझते ਆਪਾਂ मालपुरे बनाने ਹੁੰਦੇ ना, मालपुरे 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 कादे नाल खाने ਆਪਾਂ भाई, खीर ना खाने आ मालपुरे, ठीक है। खीर ना मालपुरे बना के किहनू देने सी ਆਪਾਂ, भेड़ नू, भेड़ को मालपुरा और खीर देनी थी, और सीधा भेड़ को प्लेट में तो डाल के देंगे नहीं, तो भेड़ को डालनी थी तो नाली में डाल दिया, नाली में ये डाल दिया, नाली में तो वहां सोना भी पड़ा था, सोनाड़ी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे भी करके चीज को आगे से आगे बढ़ाते हुए एक कहानी ट्रिक, आपकी स्टोरी टाइप ट्रिक हो, तो शायद मुझे लगता है ये अच्छे से याद हो जाएगा। और जब कभी भी उस टॉपिक को पढ़ो, आपका एक पढ़ने का तरीका पता है क्या होता है, आप पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ेंगे ना, आपका तरीका अलग, दूसरी बार पढ़ेंगे अलग, तीसरी बार अलग, इस तरह से आप 10 बार पढ़ लेना, टॉपिक याद नहीं होगा। पहली बार आपने किसी विषय को पढ़ते समय ना, पहले एक योजना बना लिया करो, उसको पढ़ा, पहले जल्दबाजी में मत पढ़ा करो, आराम से उसको पढ़ा इत्मीनान से। अब मैं ना टॉपिक याद करने से पहले, याद करने से ज्यादा तथ्य तो याद कर लेता हूं, मान लो मैं आधे पौने घंटे में, पर उससे पहले मान लो मैं 1-2 घंटे क्या है उसको याद कैसे रखा जाए इस पर लगा देता हूं, इसलिए मेरे तथ्य अदर सब्जेक्ट के भी याद रह जाते हैं। तो आप पहले उस पर जुगाड़ लगाया करो कि किस तरह से इन तथ्यों को याद किया जाए, अपने रजिस्टर पे या उसी बुक में आपने लिख लिया, चाहे आपने ट्रिक, चाहे कहानी, चाहे कैसे भी करके चीजें, साथ में आप आए हुए प्रश्नों का सेट रखा करें, जो भी विषय आप पढ़े, जैसे दिशा 2020 का 24वां संस्करण आ गया, सब विषयों की आती है वो, साथ में रख लिया, प्रश्नों को देख ले, इस तरह से आ रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रश्नों को देख लिया, उसके बाद आप क्या है उनको पढ़ना शुरू कर दो। पहली बार में उस टॉपिक को पढ़ने में आपको समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसको आप रिवीजन करेंगे ना, आपने उन तरीकों को देखना है कि इस तरह से काम, पहली बार में आपको मान लो 3 या 2 घंटे लगे, उसके बाद आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है, उन तरीकों को। तीसरी बार में फिर वही आइडियाज जैसे पढ़ा उसी अपने जुगाड़ को, चौथी बार फिर वही, तो आपके रटा जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर पैटर्न के ऊपर आप काम कर रहे हैं कि मैंने ऐसे एक लाइन खींच के दे दी आपको, और एक लाइन खींच के दे दी, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ऐसे करके बना के देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि बेटा इसी पर काम करना है, बेटा इसी पर ही काम करता रहता है और एक दिन इसको पक्का कर लेता है। हम क्या करते हैं, ऐसे बना के दिया पहली बार, तो दूसरी बार कलाकारियां करेंगे, ऐसे कर लेंगे, तीसरी बार में और ही ऐसे करके, चौथी बार में और ही, तो फिर पक्का हो जाएगा क्या? एक बच्चे को क्या कबूतर सिखाना है, बस वो छोटा सा उदाहरण है ये, उम्मीद है समझ गए होंगे। एक पहली बार में उसकी रूपरेखा बना लेनी है टॉपिक की, बाद में उसी को बार बार। ये पूछा गया है भूताला युद्ध की जानकारी, चीरवा विलेख में बिल्कुल, घाघसा विलेख में बिल्कुल, आबू शिलालेख में बिल्कुल, और ये दोनों नहीं है, ये आपने ध्यान रखने, हांसी कुंभलगढ़ किस वंश की जानकारी देते हैं। तो कुल मिला के इसका ए बी डी ये चीजें सही है। रणथंभौर के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा सुल्तानों से संघर्ष किया? एक जरूरी सूचना, 20 अप्रैल से अपने 20 से पहले नहीं होंगे, थर्ड ग्रेड के लेवल 1 लेवल 2 जिसको आप रीट मेंस कहते हो, सब्जेक्ट के और जीके की टेस्ट सीरीज पूरे पैटर्न की शुरू हो जाएगी, और वही रेट रहेगा अपना 199,199, और उनका भी आपको सॉल्यूशन व्याख्या से मिलेगा। रणथंभौर के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा सुल्तानों से संघर्ष किया? ये वाघ भट्ट था भाई, रणथंभौर वाला। और किसको धोखे से जाके मरवा दिया था, हत्या कर दी थी? वीर नारायणी था क्या? तो ये ध्यान रखना, जय सिंह नहीं है, ये जय सिम्हा था। तो वाघ भट्ट ने सबसे ज्यादा, भाई अब इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने अच्छे से पढ़ा के व्याख्या की हुई है, तो वो वीडियो में आप देख लेना। जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष हिस्ट्री वाले किसी प्रश्न की ज्यादा व्याख्या नहीं की जाएगी, क्योंकि ये ताजा ही तो पढ़ाया आपको, यूट्यूब पे पढ़ा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। संघर्ष में रणथंभौर के हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? ध्यान रखना है, उसने जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष में पूछा है, तो गुरदास सैनी है। अगर वो पूछता अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष में, अलाउद्दीन खिलजी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाता ये वाला, है ना, भीम सिंह। धर्म सिंह कौन था? धर्म सिंह था या भीम सिंह, वो आपने ध्यान रखना है। सुरजन कोठारी जिसने विश्वासघात किया था, विश्वासघात।
मदन और बालक किसके सेनापति थे? मदन और बालक, ये बताओ। जैतर सिंह के थे, जैतर सिंह के किस युद्ध में? भूताला युद्ध में। अब ये क्योंकि ताजे पढ़ाए हैं फिर व्याख्या लंबी हो जाएगी, आप उसको वीडियो को देख लेना जो भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आपकी। निम्न में से किसने हमीर चौहान के साथ विश्वासघात नहीं किया? अब मैंने ये प्रश्न क्यों दिया, हम कई बार पेपर में ना नहीं सत्य नहीं असत्य नहीं, इनको आप निम्न में से किस ने हमीर चौहान के साथ विश्वास नहीं, हमारे रह जाता है दिमाग में, विश्वासघात आते ही नहीं हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो वीरम देव उसका भाई था, इसने नहीं किया। मोहम्मद शाह जो भाग के आया था, अलाउद्दीन खिलजी ये मंगोल सेनापति जो था। रणमल रत्तीपाल ने विश्वासघात किया था, विश्वासघाती थे ये, ठीक है, ये भी था, भोज भी, पृथ्वी भी था, तो ये सभी के सभी विश्वासघाती। एक सुरजन कोठारी भी था इनके साथ, ये सारे के सारे विश्वासघाती। तो वीरम देव और मोहम्मद शाह ने विश्वासघात नहीं किया था, तो ये ध्यान रख लेना। वैसे 5 के 5 विश्वासघाती और इनके अच्छे से नाम याद रख लेना। सिंगोली युद्ध किस से संबंधित है? पहली तो बात ये कब होता है? 1336 में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय राजा हुआ करता था और इधर राजा था राणा हमीर। ध्यान रखना, हमीर देव चौहान कौन सा है? 1301, 1299, 1301 वाला है ये 1301 वाला राजा है, ये 1336 वाला राजा है राणा, ये चित्तौड़ का है, ये हमीर चौहान रणथंभौर का राजा है, ये रणथंभौर का राजा है। तो हमीर चौहान की जब बात आए तो उसने क्या है, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन से संघर्ष किया है। राणा शब्द लिखा आ जाए, राणा या महाराणा, ये चित्तौड़ का राजा होता है। 1308 के सिवाना युद्ध के बारे में असत्य कथन। अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। अलाउद्दीन के सेनापति नाहर खान व भोज इसमें मारे गए थे। उधर भोज ने विश्वासघात किया था हमीर के साथ, और यहां भोज एक और अलग है। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा, ठीक है, चित्तौड़ वाले का नाम खिजराबाद रखा था। यहां शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया व जैतल देव के नेतृत्व में जौहर हुआ। यह बात गलत है, क्योंकि जौहर जो हुआ था वो मैणा देव के नेतृत्व में हुआ था, और जैतल देव के नेतृत्व में कहां हुआ था? जालोर में हुआ था। ये देखो बिल्कुल आसान बातें हैं, पर कई बच्चों का ये भी प्रश्न गलत हुआ है, और फिर क्या है, फिर कहेंगे कि टफ है, ये है, वो है। मैं कहता हूं सारी आसान बातें हैं भाई। किसी युद्ध में किसी ने केसरिया और जौहर किया है तो वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सामान्य बातें हैं। युद्ध हुआ, युद्ध में कौन शहीद हुआ? अगर राजा है तो रानी का नाम भी याद रखना होगा। तो अब इसके बाद आप गलती नहीं करोगे कि मैणा जो सिवाना, सिवाना मैणा, सिवाना मैना, ऐसे ना याद रख लेना इस तरह से। और जैतल जैसे, जैतल जैसे जालोर, अब नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो ये डी नंबर लाइन जो है ये असत्य है। अब स्पीडली करवा दे। अलाई दरवाजा या तोप मस्जिद कहां है? ये जालोर में है भाई। औरंगजेब ने वो एक गेट बनाया था गागरोन में ना, बुलंद दरवाजा। अलाउद्दीन ने जालोर को कब विजिट किया? 1311 में। हमारे गांव में जालोर सिंह जी रहते हैं, तो मैं तो कभी भूलता ही नहीं, हमारा गांव 11 LP है। रणथंभौर के अमीर चौहान की किस वर्ष जलालुद्दीन खिलजी की सेना से प्रथम मुठभेड़ हुई? तो ये आपको अच्छे से बताया हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में आया था, 1290 92 2 बार। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया? नुसरत नहीं रहा, न से नुसरत नहीं रहा। और रणथंभौर जीतने के बाद किसको सौंप दिया था? उलूग खां को। क्या हुआ भाई, चौंक गए कि अचानक से ये 20-22 प्रश्न चल रहे थे और सीधी ये फोटो आ गई, और क्या हुआ? ये इसीलिए हुआ कि जो बच्चे 300 प्लस बच्चे, लगभग 300 से 330 के बीच में है, मुझे ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं याद, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है। और टेस्ट सीरीज का अपना कोई ज्यादा वो फीस थी नहीं, ठीक है, वो 199 299 होगी, और उसमें 7 बार आपका रिवीजन होना है। 5 दिन के गैप से आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपको पता है, जो जुड़े हुए हैं। पर कुछ बच्चे क्या है कि वो कहते हैं कि सर, और मैं उनको खराब नहीं करना चाहता, जहां से भी वो यूज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रखी है, जुड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिनका मेरे पे भरोसा है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ना चाहते हैं,
तो वो जो जुड़े हुए बच्चे हैं ना भाई, उन्होंने एक मैसेज दिया था कि सर हमें वहां पर यूट्यूब पे कई बार वीडियो मिलती नहीं, कई बार पता नहीं चलता, तो आप डेली की जो टेस्ट की व्याख्या डालो ना इसी कोर्स के साथ, भाई निःशुल्क आपने वहां देनी है तो आप यूट्यूब पे दे दिया करो। कम से कम हम आप पे फेथ करके, सिर्फ आप पे फेथ करके चल रहे हैं, हमारा थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाए। तो ये भाई जो आधे क्वेश्चनों की व्याख्या यूट्यूब पे जरूर दूंगा मैं, लेकिन पूरी व्याख्या फिर ऐप पे डाल दी जाए करेगी, क्योंकि वो ना जब लंबी वीडियो बन जाती है पूरे टेस्ट की, उसका नुकसान ये हुआ कि फिर यूट्यूब पे वीडियो जो है ना, लंबी वीडियो देख के बच्चे कम देखते हैं, तो चैनल की जो ग्रो है ना वो कम हो रही है। इसलिए फिर उसका समाधान ये ढूंढा है, बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा, जितना भी दिया जाएगा। क्लासें आपको फ्री यहाँ पर मिलती हैं, मिलती रहेंगी, लेकिन टेस्ट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये देखा हुआ है कि जो वीडियो ऐप में डली है ना, उनको बच्चे बहुत अच्छे से वॉच करते हैं। वहां पर पहले थोड़ा सा कुछ वीडियो में ये था कि क्वालिटी कम ज्यादा वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ऐप में आ रहा है। दूसरा, ऐप वाले बच्चों को थोड़ा सा क्या है, पीडीएफ नोट्स वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा थोड़े से एफर्ट कर रहे हैं, तो अपना भी दायित्व बनता है। तो इन चीजों के लिए बाकी निःशुल्क आपको जो कोर्स वगैरह है, कुछ वीडियो यहाँ पर मैं देता ही रहूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। 3rd ग्रेड का जो अपने बैच शुरू कर रहे हैं 20 तारीख के बाद, तो वो रीट लेवल 2 लेवल 1 के सभी तरह की टेस्ट सीरीज होगी, उसकी व्याख्या भी आपको मिलती रहेगी। वो भी 199 वाला मसला वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि मेरा इंटरव्यू आगे है, तो मैं आपके लिए जो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। जिनको मेरे साथ जुड़े रहना है, एसएस एजुकेशन ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आज ही ज्वाइन कर ले। वहां पर फ्री में कंटेंट भी, अगर आपको पैसे नहीं लगाने, फ्री में कंटेंट भी काफी सारा पड़ा है, तो आप अच्छे से उसको क्या है देख सकते हैं। एक बार जरूर विजिट करें एसएस एजुकेशन ऐप पर। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।